नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना एक विषय का एक टॉपिक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक टॉपिक है राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश और शरभपुरी वंश। इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले ये जान लें कि ये विषय छत्तीसगढ़ का इतिहास कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप CGPSC प्रीलिम्स, ACF रेंजर या CGPSC से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, CG व्यापम की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें छत्तीसगढ़ पूछा है, उसमें ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ का बेस तैयार करता है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी घटनाएं हुई उसके बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश के बारे में। इसकी जानकारी सबसे पहले एक अभिलेख है, उदयगिरी अभिलेख। उदयगिरी अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि गुप्त शासकों ने आरंग का क्षेत्र राजगुरु को दान में दिया था, जो कालांतर में राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश के बारे में जाने गए तथा इसका शासनकाल 5वीं से 6वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसके शासनकाल के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। सबसे पहले आता है राय बहादुर हीरालाल। इनके अनुसार इन्होंने गुप्त संवत 282 को फॉलो किया था और महामहोपाध्याय वासुदेव विष्णु मिराशी के अनुसार इन्होंने 182 गुप्त संवत फॉलो किया था। गुप्त संवत से यह पता चलता है कि राष्ट्रीय तुल्य वंश के शासकों ने गुप्तों की अधीनता को स्वीकारा था। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये वंश गुप्तों की अधिसत्ता स्वीकार की थी इन्होंने। अब इनके बारे में जाने तो इनकी राजधानी आरंग थी और जो इनके वंश की जो राज मुद्रा थी उसमें सिंह थी, सिंह अंकित था, सिंह का चित्र बना हुआ है, जिसका जिक्र आरंग ताम्रपत्र से या हम कहें आरंग ताम्राभिलेख से प्राप्त होता है। जैसे अभी हमने जाना कि ये गुप्त वंशी शासकों के अधीनता स्वीकार किए थे। इन्हें गुप्त शासकों का सामंत भी कहा जाता है, क्योंकि अभी हमने जाना कि इन्होंने गुप्तों की अधिसत्ता स्वीकारा था, इसलिए इन्हें गुप्तों का सामंत भी कहा जाता है या कहा गया है। इनकी जानकारी के स्रोत देखें तो अंतिम शासक जो भीमसेन द्वितीय हैं, इस वंश के अंतिम शासक कौन है? भीमसेन द्वितीय। इसके आरंग ताम्रपत्र से यह जानकारी प्राप्त होती है। इनके शासकों के बारे में जानकारी हमें आरंग ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होती है। तो इसमें कुल 6 शासक हुए। राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश में कुल 6 शासक हुए। पहला है महाराज शुदा, जो इस वंश का संस्थापक माना जाता है, इसलिए इस वंश को शुदा वंश के भी नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय तुल्य वंश के बारे में हम जानें तो इसका उल्लेख भारतीय इतिहास में कहीं नहीं मिलता, परंतु इस वंश का उल्लेख दक्षिण कौशल के आरंग ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। यह जो राष्ट्रीय तुल्य वंश है, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है। जो राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश है, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है। अब देखिए भीमसेन द्वितीय, जो अंतिम शासक हुए भीमसेन द्वितीय, इनके आरंग ताम्रपत्र से इनके 6 शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला शासक महाराज शुदा। महाराज शुदा को इस वंश का संस्थापक माना गया है। फिर आते हैं दायित वर्मन या दायित प्रथम, फिर विभीषण, भीमसेन प्रथम, दायित द्वितीय और अंतिम शासक है भीमसेन द्वितीय। इन शासकों की राज्य मुद्रा जो सिंह थी तथा इनकी जो उपाधि थी, इनकी उपाधि राजयोगी थी। इस उपाधि की तुलना राजाधिराज श्री उपाधि से की जाती है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी शिलालेख से
लिया गया है। अब इन्होंने वैष्णव धर्म के बारे में हम जाने तो उदयगिरी अभिलेख के अनुसार हमने जाना कि राजगुरुओं को ने गुप्तों की अधिसत्ता को स्वीकारा था, क्योंकि गुप्त वंशी वैष्णव धर्म के थे, वैष्णव अनुयायी थे। इसलिए यह कहना भी उचित होगा कि राजश्री तुल्य वंश के शासक भी वैष्णव धर्म को अपनाए थे। तो ये सब जानकारी थी राष्ट्रीय तुल्य कुलवंश के बारे में। तो अब अगला जो वंश आता है वो है शरभपुरी वंश, जो कि 6वीं शताब्दी में शासन करते हैं। शरभपुरी वंश को अमार्य या अमराज भी कहा जाता है तथा इसका संस्थापक शरभराज को माना जाता है। शरभपुरी वंश का संस्थापक कौन है? शरभराज। और इसकी राजधानी शरभपुरी या शरभपुर बोल सकते हैं। शरभपुर क्षेत्र से संबंधित विभिन्न इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। शरभपुर या तो मल्हार का क्षेत्र हो सकता है, ऐसा कौन कहता है? डॉक्टर श्याम कुमार पांडे जी कहते हैं। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे क्या कहते हैं? मल्हार जो है उसका प्राचीन नाम शरभपुर था, या शरभपुर जो है वो मल्हार के अंतर्गत आता था। फिर उसके बाद जो दूसरे इतिहासकार हैं वो कहते हैं, दूसरे इतिहास कौन है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी। पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार जो शरभपुर है उसे उड़ीसा के शरभगढ़ से इसकी तुलना की जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार शरभपुर जो है वही शरभगढ़ है। फिर एक जाना पहचाना सा इतिहासकार है जिन्हें हम सब जानते हैं, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं उसे, लेकिन आप कनिंघम ध्यान में रखिए। कनिंघम के अनुसार शरभपुरी वाला जो क्षेत्र है वो संबलपुर का क्षेत्र था, और जो कि ज़्यादातर लोग ने माना कि डॉक्टर P.L. मिश्रा ने कहा कि सिरपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो शरभपुर था। और इस वंश की उपराजधानी जो थी वो सिरपुर मानी गई। इस वंश के समतुल्य या इस वंश का समकालीन जो राजवंश था वो अभी हमने पढ़ा राष्ट्रीय तुल्य कुलवंश थे। सबसे पहले जो शासक आते हैं शरभराज। शरभराज को इस वंश का संस्थापक माना गया है, जिसने 6वीं शताब्दी में शासन किया। शरभराज से संबंधित एक अभिलेख है भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी का। शरभराज के बारे में जानकारी भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होती है। इसमें ये बताया गया है कि शरभराज जो है शरभपुरी वंश के संस्थापक हैं तथा इनकी राजधानी शरभपुर इन्हीं के नाम पर पड़ी है, और इस वंश का भी नाम शरभपुरी वंश इन्हीं के नाम पर पड़ा। उत्तरकालीन गुप्त शासक भानुगुप्त के एरण स्तंभलेख, जैसे हमने बताया अभी, उत्तरकालीन गुप्त शासक भानुगुप्त के एरण स्तंभलेख से इनकी शरभराज का उल्लेख मिलता है। फिर अगले जो शासक आते हैं वो है नरेंद्र। नरेंद्र शरभराज का उत्तराधिकारी होता है। इसका उपनाम भरतबल होता है। नरेंद्र के 2 ताम्रपत्र लेख मिलते हैं, एक तो है कुरुद ताम्रपत्र और एक जो है पिपरुदुल्ला ताम्रपत्र। तो नरेंद्र के बारे में 2 ताम्रपत्र मिलते हैं, ये ध्यान में रखना है। कुरुद और वह पिपरुदुल्ला ताम्रपत्र किससे संबंधित है? शरभपुरी शासक नरेंद्र से। फिर इस वंश का जो तीसरा शासक है वो है प्रसन्नमात। प्रसन्नमात जो रहता है वो सर्वाधिक प्रतापी, इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक रहता है, जो कि विष्णु भक्त भी रहता है। इसने गरुड़, शंख व चक्र युक्त सोने के सिक्के चलाए। इनके 2 बेटे थे, जयराज और दुर्गराज। इनके बाद जयराज शासक बनता है।
परंतु जल्द ही इनकी मृत्यु होने के कारण जल्द ही जयराज की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण शासन जो मिलता है वो दुर्गराज प्रसन्नमात को मिलता है। लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार दुर्गराज वही शासक था जिसने दुर्ग शहर की स्थापना की थी। वर्तमान में निडीला नदी का नाम लीलेगा नदी है। अब एक पॉइंट और आता है प्रसन्नमात के बारे में। इन्होंने प्रसन्नपुर मल्हार शहर बसाया था। तो प्रसन्नमात ने कौन सा शहर बसाया? प्रसन्नपुर, जो कि वर्तमान का मल्हार है, जो कि निडीला नदी, आज जो लीलागाय नदी के नाम से जाना जाता है, उसके तट पर बसा है। फिर हमने जयराज के बारे में जाना। फिर आते हैं प्रवरराज। प्रवरराज जो होता है दुर्गराज का उत्तराधिकारी होता है। प्रवरराज प्रथम ने अपनी राजधानी श्रीपुर में स्थापित की। प्रवरराज अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? सिरपुर, ठीक, या हम कहें राजधानी को स्थानांतरित किया शरभपुर से सिरपुर। इनके 2 ताम्रपुत्र मिलते हैं। पहला ताम्रपत्र मल्हार, दूसरा ठाकुर दिया सारंगढ़ से इनका ताम्रपत्र मिलता है। फिर दूसरा जो शासक आते हैं वो है सुदेवराज। सुदेवराज प्रवरराज का उत्तराधिकारी था। कौवात्याल अभिलेख महासमुंद में इसके सामंत इंद्रबल का वर्णन मिलता है। इंद्रबल सुदेवराज का सामंत था। हम कह सकते हैं कि इंद्रबल जो था वो सुदेवराज का सामंत था। इंद्रबल पांडुवंशी शासक जो थे, इंद्रबल वो सुदेवराज के सामंत थे। सुदेवराज के महासमुंद एवं कौवाताल अभिलेख में इंद्रबल का नाम सर्वाधिकृत के नाम से उल्लेखित किया गया है। इनके संबंध में एक और अभिलेख, एक और ताम्रपत्र जो है वो मिलता है, खरियार ताम्रपत्र। खरियार ताम्रपत्र में सुदेवराज को यशस्वी, शौर्यवान एवं भागवत धर्म का उपासक बताया गया है। तो अगला कौन सा ताम्रपत्र है? खरियार ताम्रपत्र, जो कि सुदेवराज से संबंधित है। इसमें सुदेवराज को यशस्वी, शौर्यवान एवं भागवत धर्म का उपासक बताया गया है। आरंग ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि सुदेवराज ने आरंग में राज्य किया था। तो ये हमने देखा सुदेवराज के बारे में। फिर उसके बाद जो आते हैं प्रवरराज द्वितीय। प्रवरराज द्वितीय को इस वंश का अंतिम शासक बताया गया है तथा इसकी राजधानी सिरपुर में थी। सुदेवराज की मृत्यु के बाद उसके सामंत इंद्रबल ने दक्षिण कौशल के उत्तर पूर्वी भागों पर विजय प्राप्त कर ली तथा शरभपुरी वंश को समाप्त कर दिया तथा इस वंश में पांडु वंश की नींव रखी गई। तो प्रवरराज द्वितीय को हराकर सुदेवराज के सामंत इंद्रबल जो थे, इंद्रबल ने पांडु वंश की नींव रखी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। हमारे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।